गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। एक नई और खिलखिलाती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे और कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी करते हुए अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। और कोरोना की अगर बात की जाए मजीद भी तो इसकी जो चौथी लहर है वो बेकाबू होती जा रही है और कोरोना मुस्बत केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा भी हम देख रहे हैं। और लाहौर में अगर मुस्बत केसेस के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो शरह जो है वो 10% से भी तजावुज़ कर चुकी है इस वक्त। और कोरोना वायरस की जो बिगड़ती सूरत हाल है और इसके पेश नज़र पंजाब भर में 6 सितंबर से तमाम स्कूल्स को बंद करने का भी फैसला किया गया है। मंडे से लेकर 11 सितंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। और NCOC की तरफ से भी बार बार ताकीद की जा रही है जनाब कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि आप भी इस मोहलिक वायरस से महफूज रहें और जो आपके चाहने वाले हैं और दूसरे हैं वो भी महफूज रहें। अब तो इतनी आसानी होगी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी इतना आसान बना दिया गया है। तो आप लोगों से खुदारा दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, वैक्सीन लगवाएं ताकि आप लोग और हम लोग मिलकर इस मूजी वायरस से बच सके। तो और अब बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं नन्हे मुन्नी दुनिया के हवाले से। तो बच्चे भी कौम के मुस्तकबिल के मेहमान ही होते हैं और कहा जाता है कि अगर किसी कौम का मजाज अगर आपने परखना है और उनके अखलाकी इक़दार के बारे में जानना है तो उनके कौम के बच्चों और नौजवानों की तजरीहात जो है उनको देख लें, उनकी परवरिश के अंदाज देखें। बच्चों की तालीम और तरबियत एक बहुत ही अहम मौजू है और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों तवज्जो मबसूल करवाई थी कि बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं हो रही है जिसकी वजह से माशरे में बुराइयां भी जन्म ले रही हैं। और इसके बाद मारूफ सिंगर और पाकिस्तानी सियासतदान अबरारुल हक की भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई और जिसमें उन्होंने पहले ज़माने में और मौजूदा ज़माने की माओं का मुआवजना किया था। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी थी कि बच्चों की जो तरबियत है क्या उसकी जिम्मेदार सिर्फ माएँ होती हैं और बच्चों की तरबियत में वालिदैन, बहन भाइयों, असातिज़ा, दोस्तों और मुआशरे का किरदार कितना अहम होता है। बच्चों की तरबियत में कौन कौन से अवामिल शामिल होते हैं और आज के दौर में बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे की जा सकती है, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक हैं जो माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर राफिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर राफिया, बच्चों की तरबियत की बात अगर करें तो क्या सिर्फ बच्चों की तरबियत वालिदैन ही कर सकते हैं? मतलब उनका कितना किरदार होता है, असातिज़ा का इसमें कितना किरदार होता है? क्योंकि एक कोरे कागज़ की मानंद बच्चे को हमने परवान चढ़ाना होता है, उसकी परवरिश करनी होती है, तो कितने फैक्टर्स होते हैं सबके? अच्छा, पहले तो आपने बहुत अच्छी बात की कि कोरे कागज़ की, क्योंकि ये बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट था JB वॉटसन जिसका बिहेवियरल कॉन्सेप्ट था कि आप गिव मी अ ब्लैंक स्लेट। अच्छा। कोई भी स्लेट हो उसके ऊपर और बच्चे को उसी तरह बच्चा होता है कि उसका माइंड एक बिल्कुल वाइट और ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उस पर वो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखें, अगर बिहेवियरल कॉन्सेप्ट को देखें तो सिर्फ माँ बाप नहीं और आप अब तो हम क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम उस तरह नहीं रह गया। इनिशियली जब जॉइंट फैमिली होता था तो आप देखिए कि एक बच्चे के लिए कितने सरोगेट्स होते थे। आपके वहाँ घर में जो है दादा दादी होते थे, चचा चची होते थे, तो ये सारे मिल की एक सोशलाइजेशन प्रोसेस बच्चे की होती है और उसकी अपब्रिंगिंग का प्रोसेस होता है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव मूव टूवर्ड्स दिस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जिसकी वजह से बच्चों के पास पेरेंट्स क्योंकि वर्किंग होते हैं ज़्यादातर, जो वो टाइम नहीं दे पाते। इवन दोज हु आर नॉट वर्किंग दे डोंट नो कि हमने बच्चे को आजकल की इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और जो कहते हैं ना फास्ट वर्ल्ड में कैसे डील करना है। क्योंकि एक तो ये कि आप देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग है कि पेरेंट्स और बच्चे अगर कमरे में बैठे भी हैं ना तो हर कोई अपने सोशल मीडिया को देख रहा है। हाँ जी, फोन पे। और मतलब अगर फ्रेंड्स भी बैठे हैं, अब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे भी हैं, फ्रेंड्स आए हैं तो फ्रेंड्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने मीडिया पे लगे हुए हैं। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि बच्चों के साथ आपकी कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, दैट इज मिसिंग। हम कहते हैं ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल स्टाइल है वो अब मॉडर्न स्टाइल से डिफरेंट है। हम उसकी पेरेंटिंग पे अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल स्टाइल था उसमें बहुत अथॉरिटेरियन स्टाइल होता था। जब हम छोटे होते थे हमारे पे फादर ने कह देना नहीं तो नहीं, और हमारी हिम्मत नहीं होनी थी पूछना कि नहीं मतलब क्या रीज़न है। मतलब अब उसके बाद एक स्टाइल शिफ्ट चेंज हुआ जिसमें थोड़ा सा
बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया, पेरेंट्स में भी थोड़ी लिवरेज देनी शुरू कर दी, करनी शुरू कर दी, कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो अथॉरिटेरियन स्टाइल था लेकिन ये है कि अब जो मॉडर्न स्टाइल है या जो पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है, वो कहते हैं कि बच्चों को जो है आप उनके साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करें, और वो कनेक्टिविटी ट्रेडिशनल उस तरीके से नहीं पहले लोग करते थे। कनेक्टिविटी क्या है? अब आप अगर कनेक्टिविटी देखें तो इफ़ यू आर सिटिंग विद योर चाइल्ड, यू शुड बी इमोशनली एंड फिजिकली अवेलेबल फॉर द चाइल्ड। अब देखें ना, अगर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं जी मैं क्वालिटी टाइम दे रहा हूँ, बट यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू द चाइल्ड एंड यू आर नॉट इवन लुकिंग एट द चाइल्ड ना। अगर छोटा बच्चा है तो आप उससे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मेंटली फिजिकली भी मैं तो समझूंगी वो फिजिकल बैठना भी बैठना नहीं है ना, मतलब आप तो अपने साथ बैठे हुए, आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये वी आर लूजिंग दिस कनेक्टिविटी, पेरेंट्स की आपस में, पेरेंट्स की बच्चों के साथ, बच्चों की दूसरे मतलब अपने सिबलिंग्स के साथ, और इवन के अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप देखें कि हमारी अपने मुल्क की नहीं बात करें, जनरली यूनिवर्सली आप देखें कि पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग दिस कनेक्टिविटी। अब ये एक बहुत ग्लोबली हो रहा है। एग्जैक्टली, ये ग्लोबली। और हम लोग तो शायद हमारे जो ऐसे विलेजेस वगैरह हैं उनमें अभी भी वो कॉन्सेप्ट है कि लोग इकट्ठे शाम को बैठते हैं। दैट इज अ बिग सोशल बफरिंग फैक्टर, जिसमें आप जितनी सोशल सपोर्ट होती है ना, हम समझते हैं कि ये सोशल मीडिया, आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया, आई एम माई सेल्फ अ बिग यूजर ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन आपने मीडिया उतना यूज करना है, दैट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर रियल सोशल फैब्रिक जो बिल्ट हो रहा होता है। तो इसमें यह कि हमें थोड़ा सा सोचने की ये फैक्टर आ गया है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इनपुट देना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हमारा गैप बढ़ता जा रहा है, टेकिंग टाइम अवे। अब देखिए ना, आपके पास टाइम है, जब फैमिली टाइम होता था, आई रिकॉल के जब हम छोटे होते थे तो हम लोगों को इवनिंग में हमारे फादर कोई गेम भी खिलाते थे, कुछ भी करते थे। अब ये है कि वो हम लूडो भी खेला करते थे, हम क्रिकेट भी खेलते थे, हमारी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, वो हमें पढ़ाया भी करते थे। तो ये है कि अब ज़्यादातर ट्यूटरिंग हो गई है, आप बच्चे को ट्यूटर पढ़ाने आ रहा है, बच्चे के कारी साहब का टाइम है, बच्चे का स्कूल टाइम है, बच्चे का फिर उसके बाद बच्चा गायब है, वो कमरों में बैठे हैं, यू डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब इन चीज़ों को मेरा ख्याल में हम जो है ना थोड़ी सी निग्लिजेंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक पेरेंटिंग का स्टाइल होता है कि जिसमें आप थोड़े से निग्लिजेंट हो जाते हैं अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स की तरफ। तो इसी की वजह से मेरा ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम उस तरह का बच्चों के जो जहन की परवरिश नहीं कर पा रहे, और हमारी ये फिर इट लीड्स टू एंटी सोशल साइकोपैथिक टेंडेंसीज। अब देखें कि डिलिक्वेंसी बच्चों में, जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स की तादाद कितनी हमारे मुल्क में इंक्रीज हो रही है। हमारे मतलब ये है कि जितने भी डिप्रेशन है, अब यू नेम सुसाइड, हमारी यंग पॉपुलेशन बिटवीन 18 टू 23 आप देखें कि उनका जो सुसाइड का रेट है, दो इट इज़ नॉट रिपोर्टेड लाइक दिस, बट वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। और इस एज ग्रुप में बहुत से बच्चे जो कि आते हैं साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए, वो मतलब ये कि दे आर क्राइंग फॉर हेल्प इनसाइड कि जी हम अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, बेसिकली दे डोंट वांट इट, लेकिन क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी, उनकी जो बॉन्डिंग है वो लोगों के साथ नहीं हो पा रही होती, इसलिए। तो बच्चे को किस उम्र से जो है वो शऊर आना शुरू हो जाता है कि उसको पता चले कि बुराई क्या है और बुरी चीज़ों से किस तरह बचना है, या उसको किस तरह सिखाना है हमने? जी, मॉरल डेवलपमेंट देखिए आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। एक बच्चे को जब हम नो कहते हैं, अच्छा, तो बेसिकली हम उसकी मॉरल डेवलपमेंट अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दो कि अब रिसर्च कहती है कि ये जो लफ्ज़ नो है ना, आप कई दफ़ा माएँ आती है कहती है मैं इसको इतनी दफ़ा रोकती हूँ, मैं कहती हूँ ना करो ना करो, वो उतना ही उसका बिहेवियर वैसा होता है, मैं और उसके टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं। देखिए एक हमारे ब्रेन के एरियाज इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में। हमारा एक फोर फ्रंटल ब्रेन है जो कि थिंकिंग प्रोसेस होता है, और एक हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। अगर आप जैसे कि हैंड मॉडल से देखें कि ये हमारा फ्रंटल है, ये हमारी थॉट प्रोसेसेस है, ये हमारे इमोशंस है। जब हम बच्चे को बार बार डांटते हैं ना, तो ये एग्रीवेट रहता है, और बच्चा जब इस स्टेट में होगा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो और कई दफ़ा हमारी टेंडेंसी पेरेंट्स की होती है कि हम अपना बाहर का गुस्सा आके बच्चों पे हाँ, वो स्केपगोटिंग हो जाती है। बच्चों को बोल रहे हैं जिस दिन बाहर दफ्तर से आए उस दिन या थके हुए हैं या कुछ या अम्मा का मूड खराब है तो बच्चे पे तो वो फिर बच्चों पे निकलता है, क्योंकि जाहिर है अम्मा के पास और शायद कोई आउटलेट नहीं होगा। और वो फिर जब बच्चों को हम इस तरह करते हैं ना, तो बच्चों को हमें बताना पड़ता है मॉरल डेवलपमेंट में
और थ्रू मॉडलिंग सिखाना पड़ता है। देखिए पेरेंट्स, अगर मैं एक डबल बाइंड हाइपोथेसिस है हमारे साइकोलॉजी की टर्म कि आप अगर खुद मॉडल नहीं करोगे वो बिहेवियर तो बच्चा नहीं सीखेगा। आप चाहे कहते रहें, अब बच्चे को कहें सच बोलो और आपकी डोर बेल बजती है और आप कहते हैं जाओ अंकल को कह दो कि घर नहीं है। तो देखें वो बच्चे ने कहा कि बाबा ने तो ये खुद किया और मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज बड़ा डबल मैसेजेस जाते हैं। और जब इतने छोटे जहन में डबल मैसेजेस जाते हैं तो अगेन वो जो मैच्योरिटी आनी चाहिए थॉट्स में वो नहीं आती इस तरह बच्चे की, वो डेवलपमेंट उस तरीके से हो नहीं पाती। और दूसरा वालिदैन ये भी शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमें समझ नहीं आती, हम बच्चों को सिखाएं कैसे, उनको समझाएं कैसे कि कितना वक्त आपने गैजेट्स को देना है, कितना वक्त आपने स्क्रीन को देना है और किताबों की तरफ रुझान उनका होना चाहिए, किस तरह बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। ये बच्चों को नहीं समझाना चाहिए, पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल पहले उन्हें खुद बनना चाहिए। नहीं, आप देखें अब छोटा बच्चा है, उसमें आपने अगर उसको, हम टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर नहीं कर सकते, ठीक है, आपने बच्चे को अगर टाइम दिया है तो फिर आप टाइम लिमिट ऑब्जर्व करवाएं। देखें ये नहीं कि आपने बच्चे को एज बेबी सिटिंग आपने उसको आईपैड दे दिया और मदर जो है वो अपने कामों में लग गई है और शी टोटली इग्नोर्स के भी ये टाइम अब इसने इतनी देर, जब वो बच्चे को आप इतनी देर देंगे और फिर आप अचानक जब वो बड़ा होता है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका स्क्रीन टाइम कम करें, तो आपको पहले दिन से इंटरनेट ऑफ कर दें। छोटे बच्चों को तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं कि जी ये आज इंटरनेट ही नहीं आ रहा, मतलब ये कि छोटे बच्चे से ट्रेनिंग स्टार्ट करें। आप एक्सपेक्ट करें तो हम खुद माएँ छोटे बच्चों को दे रही होती हैं, हाँ जी, वो कोई बात नहीं। हाँ जी, देखें एक तो आई साइट हमारे अब वो जाहिर है थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है कि जी आंखों पे असर पड़ेगा और डेफिनेटली अब जो स्टेटिस्टिक्स हैं छोटे बच्चों में आई साइट के जो विजन की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों को बचपन से रूल्स बताने पड़ते हैं और रूल्स जो हैं वो बंदे ने खुद बताने हैं। अगर हम बच्चों को कह रहे हैं तुम बंद कर दो और मदर अपने सोशल मीडिया पे लगी हुई हैं तो मतलब बच्चे को तो वो मैसेज नहीं जाएगा। सो हम कहें कि बच्चा हमारा ऐसा करे, हमें खुद अपने होम एनवायरनमेंट में ओवर्ट रूल्स रखने चाहिए छोटे बच्चों के लिए। ओवर्ट मींस कि उनको पता होना चाहिए और सेम रूल फॉर एवरीवन। बच्चे को बड़ी डिस्पैरिटी, बड़ी डिसोनेंस होती है जब आपके एक बच्चे को आप कोई मैसेज दे रहे हो, जैसे कि आप बेटा बेटी में, बेटे आपके रात को 12 बजे आ रहे हैं, यू आर नॉट आस्किंग कि आप क्यों आ रहे हो। हालांकि अब तो हमें इस चीज पे भी गौर करना चाहिए कि पेरेंटिंग ईदर जेंडर सेम होनी चाहिए। और अगर आप बच्ची को कह रहे हो और बच्ची के माइंड में पहले दिन से ही आना शुरू हो जाता है कि मुझे तो मगरिब से पहले जाना है, मुझे तो बार बार फोन आना है, मेरे भाई को तो खुली छुट्टी है, वो जो मर्जी करे, तो मेरा ख्याल में कुछ हमें ना अपने इंटरनली अपनी फैमिली इन्वायरमेंट्स पे गौर करना चाहिए। और जिस तरह मुझे लगता है कि जैसे वी वर ग्रोइंग अप, हमारे पेरेंट्स इमोशनली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अब पेरेंट्स का जो फोकस है ऑन फिजिकल नेसेसिटीज है, या फिर ये कह सकते हैं एजुकेशन पे है कि इतने ग्रेड्स लेकर आने हैं, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा ग्रेड ले, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चे की एबिलिटी क्या है। आई हैव सीन किड्स जिनको डिप्रेशन हुआ, जो कि सुसाइडल टेंडेंसीज जिसमें डेवलप हुई, सिवियर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में गए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में आए क्योंकि पेरेंट्स की विश थी। देखें ये एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है कि मैं अपने बच्चे के लिए खुद डिसाइड करूं। देखें म्यूचुअल होना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कि इनिशियली मैंने अपनी मेरी बेटी ने कहा, हमने सब ने उसको कहा कि तुम इस वाले कॉलेज चली जाओ, तो शी अग्रीड, ठीक है ओके। आफ्टर 2 इयर्स उसने कहा मैं नहीं करना चाहती, तो मतलब मैंने फोर्स नहीं किया उसको, क्योंकि जाहिर है हर बच्चे की एक अपनी एबिलिटी, एक अपनी पर्सनालिटी, और बच्चा जिधर कंफर्ट में हो। अगर आप ये कहें ना कि मेरे बच्चे ने इसी इंस्टीट्यूट में जाना है, इसी जगह जाना है, और वो बच्चा नहीं जाना चाह रहा, तो आप उसकी लाइफ की वेलबींग खराब कर रहे हैं। मतलब एक स्टैंप लगा दी जाती है वालिदैन की तरफ से कि यही करना है, और छोटे होते से ही देखिए आपने कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, आप इतनी जल्दी से डिसाइड ना करें बचपन में। आप बच्चे की एबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते देखें, आप उसको मार्जिन दें, उसको देखें तो सही वो किस साइड पे ज्यादा अच्छे तरीके से। और ये ना देखें आप उसको, बच्चा रोता है, आजकल पेरेंट्स फौरन चीज लेते हैं, मतलब आप थोड़ा सा डिले करें, ये लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कॉज करता है। अगर बच्चे को दोबारा से वो चीज नहीं मिलेगी, वो जिद करेगा, बड़े होके अगर नहीं मिलेगी तो वो बाय हुक एंड क्रुक लेगा। तो ये जो हमने बच्चों को ना, देखें अगर बच्चा एक चीज मांग रहा है और यहाँ बच्चे को आप खुद कह रहे हो कि ये ले लो, ये मतलब
जो लग्जरीज थी हमारे दौर में, अब वो नेसेसिटीज हैं और बच्चों को दे आर नॉट बॉदर्ड। एक टॉय है ना, बच्चे की मतलब छोटे बच्चे ने उससे 10 से 15 मिनट खेल के उसकी तरफ देखना भी नहीं है, बिकॉज उसके पास इतनी टॉयज की चॉइस है। तो मेरे ख्याल में हमें भी पेरेंट्स, ठीक है हम लोगों को वक्त बदल गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन पेरेंटिंग की रॉयल रोड तो नहीं है कि हम कहें कि यूं करें इस बच्चे के, लेकिन हमें अपनी फैमिलीज को, हमें अपने आप को सोच के कि अब हम किधर हैं, हमें फिर अकॉर्डिंगली अपने रूल्स बनाने चाहिए, अपने बच्चों की एबिलिटीज देख के बच्चों के साथ जो है वो तो उस तरीके से डॉक्टर पेरेंटिंग आफिया करनी चाहिए। सिर्फ वालिदैन ही इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं या मुआशरा और असातिज़ा देखिए भी हैं? असातिज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। असातिज़ा रोल मॉडल, बच्चों के पेरेंट्स, एक एज जब आती है जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं ना, तो बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा असातिज़ा की बात सीखते हैं। हाँ। अगर आप बच्चे को कह देते हैं कि जी पेरेंट्स कहते हैं यूं कर लो, तो बच्चा फौरन कहेगा नहीं मेरी मैडम ने कहा था या टीचर ने कहा था, मैंने ऐसे नहीं करना। इवन कि वो पेरेंट्स को भी नेगेट करता है। तो असातिज़ा का रोल, और असातिज़ा को भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ तालीम दे रहे हैं, वो जो एक तरबियत का एलिमेंट है ना, वो मिसिंग है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर राफिया, बहुत शुक्रिया आपका और आपके टाइम का कि आप यहाँ पर आई हैं और बच्चों की तरबियत में वालिदैन के साथ साथ, जिस तरह हम बात कर रहे थे असातिज़ा की, दोस्तों की, मुआशरे का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनमें ज़िम्मेदार होता है कि आप किस तरह तालीम और तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अभी भी हमने बात करनी है और उनके बारे में गौर करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और हम सबको इसका सामना कहीं ना कहीं रहता है। और हम में से अक्सर लोगों को पट्टों में खिंचाव रहता है, जहनी इस्तराब रहता है, सुस्ती और जिस्मानी कमज़ोरी का भी सामना करना पड़ता है। और आपने भी अक्सर अपने इर्द गिर्द अफराद को ये कहते हुए भी सुना होगा कि जनाब हमें आज काम करने का दिल नहीं कर रहा, बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, या चेहरे की रौनक चली गई है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने लोगों से सुनी होंगी, चिड़चिड़ापन सा हो रहा है। तो जनाब ये सब इश्यूज जो होते हैं ये असाबी कमज़ोरी की वजह से होते हैं। नर्व्स यानी असाब हमारे जिस्म का एक अहम और इंतहाई हिस्सा होते हैं। बढ़ते हुए माशरती और जो समाजी मसाइल है, हम सबको किसी ना किसी हद तक असाबी मरीज बना कर रखा है इन्होंने। और एक हालिया रिसर्च के मुताबिक अगर मैं आपको बताती चलूँ तो पाकिस्तान की 95% जो आबादी है वो किसी ना किसी हद तक असाबी अमराज का शिकार है। और जब असाबी निज़ाम में कोई ख़राबी पैदा होती है तो हमारा पूरा जिस्म जो है वो इस चीज़ से मुतासिर होता है। हमारे काम करने की सलाहियत से लेकर सोचने की सलाहियत तक, हमारे चलने फिरने से लेकर हमारी जो मेमोरी है उस तक, सबकी कारकर्दगी पर उसके असरात पड़ते हैं। तो असाबी कमज़ोरी के असबाब क्या होते हैं, इसकी अलामात और इलाज क्या होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माइदा ताहिर हैं, थेरेपिस्ट हैं। माइदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माइदा, असाबी कमज़ोरी जिन्हें नर्व इशू भी कहा जाता है, अमूमन इनका क्या मतलब है और इससे हमारी जो कारकर्दगी है वो किस तरह मुतासर होती है, हमारा जिस्म किस तरह मुतासर होता है? अच्छा, इस तरह है कि असाबी कमजोरी हम जनरली टर्म में पट्ठों की कमजोरी को बोलते हैं। ठीक है। मस्कुलर प्रॉब्लम्स तो बहुत रीजन से आ सकते हैं, लेकिन अगर हम नर्व इश्यूज की बात करते हैं, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं नाड़ों का दब जाना। अच्छा। आम तौर पे इस तरह के मरीज जो होते हैं, अगर उनकी गर्दन में नाड़ दब रही है बिलफर्स, तो रात को सोते हुए हाथ बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं, बाजू सो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग, अब तो यंग लोग कंप्लेन करते हैं हम लेटे सोने के लिए तो हमें नींद में ही बाजू को इतना ज्यादा सो गया कि हमें करवट बदलनी पड़ी। इसी तरह लेग में होता है, आप थोड़ी देर खड़े हुए चले, आपकी टांग सुन्न हो जाती है। ठीक है, ये आपकी नर्व इम्पिंजमेंट्स होते हैं, यानी नाड़ों का दब जाना, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं। अच्छा। ठीक हो गया। अब नाड़ें कहाँ दबती हैं? नाड़ें ज्यादातर मोरों में दबती हैं और कई नाड़ें हमारे खिंचे हुए पट्टों में भी दब रही होती हैं, यानी हमारे मसल्स जो बहुत ज्यादा पुल है। एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर वर्कर है जो बहुत ज्यादा काम करता है लैपटॉप पे या कंप्यूटर के ऊपर, उसका सारा दिन का काम है कि वो बैठा है और वो नेक यूज कर रहा है, और हमारे पोस्चर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। काम के दौरान हम बैठे हैं इस तरीके से,
फॉरवर्ड नेक होता है हमारा, हम उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। और कंसेक्यूटिवली 7-8 घंटे हमने इसी काम को लेकर चलना है। वाटर इनटेक हमारी कम होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो जो पट्टे आपके हैं, असाब जो हैं वो खिंच जाते हैं बहुत ज्यादा, और उन मसल्स के पुल होने की वजह से आपको एक कांस्टेंट डिस्टरबेंस रहती है। मसल में नॉट्स बन जाते हैं। आप कभी देखें जिन लोगों को बहुत ज्यादा मस्कुलर प्रॉब्लम्स होंगे उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो पेन करते हैं। गर्दन के लोगों के ये मसल ट्रैप के जो होते हैं ये बहुत पेन करते हैं। आप प्रेस करें तो वो एकदम से करेंगे कि ये बहुत पेनफुल है, ठीक है। वो मसल खिंच के, फाइबर्स खिंच के वहाँ एक नॉट बना लेते हैं। और इसकी पेन तब तक नहीं जाती जब तक आप इस नॉट को रिलीज नहीं करते। और जब इसके साथ नर्व भी इन्वॉल्व कर ले अंदर, तो ये रेडिएटिंग पेन कॉज करने लग जाती है। एट टाइम्स हेडेक, माइग्रेन भी शुरू हो जाता है इससे। लोअर बॉडी में पेन शुरू हो जाती है। अगर गर्दन की बात करें तो स्कैपुला यानी हमारे कंधे की पिछली हड्डी जिसे कहते हैं, और बाजू, इसमें तकलीफ आने लग जाती है। और अगर यही नाड़े हमारी कमर में दब रही हैं तो हमें जो बीमारी जिसे हम री का दर्द या शैटिका बोलते हैं आम ज़बान में, वो उसको हम रेफर करते हैं। कुछ ऐसी नाड़, ये मेन नाड़ होती है हमारी बॉडी की जिसको शैटिक नर्व बोलते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली तो यही लोगों की जो है वो प्रॉब्लम होती है ज्यादा। तो जिस तरह मैं बता भी रही थी कि पाकिस्तानी में 95% जो आबादी है वो असाबी कमजोरी का शिकार है, तो क्या वजूहात आपको लगती हैं? क्या ये पैदाइशी भी हो सकती है या हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है जिसकी वजह से हम इसका शिकार हो रहे हैं? अच्छा, हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा वी आर इनटू जंक, कोक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। और जो एक डाइट, जो लोग अच्छी डाइट लेते भी हैं, अगर आप सुने कई फैमिलीज कहती हैं हम तो अभी भी दूध पीते हैं, हम तो फल खाते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं। उसका रीजन ये है कि हमें अब जो चीजें मिल रही हैं वो भी उतनी ऑथेंटिक नहीं है, प्योर नहीं है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है, या फर्टिलाइजर्स इतने दिए हुए हैं कि उनके एसेंस उतना अच्छा नहीं मिल रहा। दूध में मिलावट है, अक्सर दूध तो दूध है ही नहीं, ठीक है। आप इतने सर्वेज आप लोगों ने, हमने खुद न्यूज चैनल्स पे देखे कि ब्रेक किए कि जी दूध ही नहीं है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तो दूध समझ के पी रही हैं, बट व्हाट इज इट गोइंग इनसाइड। फल हो गए, सब्जियां हो गई, आधों पे कलर्स किए हुए हैं, या वो अब वो जो हम लोगों को पहले गजाएं ऑर्गेनिक मिला करती थी ना, अब वो चीजें खत्म हो गई। प्योरनेस ऑफ फूड खत्म हो गई है। आप वो खा भी लेते हैं तो उतनी अच्छी आपको उसका रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे, ठीक है। सेकंड, एक मेन चीज मैं बताना चाहूंगी, मुझे याद है हम अपने बचपन में बाहर खेला करते थे, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। पेरेंट्स ग्राउंड लेके जाते थे, हम लोग इवन अगर ग्राउंड में नहीं भी जा रहे तो गली में खेलते थे, गली में खेलते थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग दौड़ खेल रहे हैं। अब के बच्चे आर ओनली ऑन देयर टैब्स, लैपटॉप, कंप्यूटर। आप सूरज में ही नहीं जाएंगे, आप विटामिन डी किधर से लेंगे? बच्चे खेलते नहीं हैं, बैठे हुए हैं सारा दिन कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, आईसाइट वीक हो रही है, मस्कुलर प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। अभी तो वो अपने ग्रोइंग फेज में है, तो वो लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर है। जब वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद जो उनका काम है वो भी सारा उन्हीं चीजों के ऊपर है। तो एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं आजकल ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार भी हैं। अच्छा, ठीक है। और नंबर 2, मस्कुलर स्पैज्म और स्टिफनेस तो आप काउंट नहीं कर सकते कि थोड़ा सा काम करने पे हो जाते हैं। एक टाइम था कि ये मसाइल हम कंसिडर करते थे कि 40s या 50s के लोगों में होते हैं। आई एम ट्रीटिंग पेशेंट्स विद 16 years एज, ठीक है, और 30 के दरमियान में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स है इस वक्त। अच्छा, ठीक है। बच्चे हैं, अवेयरनेस है उन लोगों को। अब जाहिर बात है कि हम लोगों ने थेरेपीज की तरफ जाना है, हमने मेडिकेशंस नहीं लेनी, हमने फिजिकल एक्टिविटी से या फिजिकल हमारे ट्रीटमेंट से इम्प्रूव करना है। तो ट्रेंड तो चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोगों में वो उतनी एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस नहीं है, ना हमारा फूड उतना अच्छा है कि हम लोग इन चीजों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। जहां तक बात है बाय बर्थ इन प्रॉब्लम्स के होने की, होती है बाय बर्थ? बाय बर्थ नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली अब एक मदर है जो खुद नहीं अच्छा खा रही, ठीक है, उनकी अपनी डाइट में वो चीजें नहीं हैं जो जरूरी हैं लेने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बेबी पैदा होगा उसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। बट यूजुअली ये बच्चों से शुरू नहीं होती हैं, विद द लाइफस्टाइल आप इन्हें मॉडिफाई करते हैं। देयर आर फ्यू डिजीजेस जो बच्चों की होती हैं, बट
दैट इज नथिंग टू डू विद आवर फूड एंड एवरीथिंग। ठीक तो है, अगर देखा जाए तो हमें ये सिम्टम्स इसके बारे में बताइए कि क्या हो सकते हैं एसाबी कमजोरी के, नर्व इश्यूज के। अगर एक बंदे में अगर ये चीजें शुरू हो गई हैं तो उसको कैसे पता चले? उसको पता ये चलेगा कि उसको एक कांस्टेंट सी पेन रहनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जो डिस्कम्फर्ट सी होगी। अगर हम गर्दन की या ओवरऑल कहीं पे भी नर्व का जब भी इशू होता है वो पेन लेकर आता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। क्या वो मायदा किसी स्पेसिफिक जगह पर होती है? अच्छा, नाड़े जो होती हैं हमारी, उनकी टाइप्स हैं। कुछ दिमाग से निकल रही हैं नाड़े, कुछ दिमाग की एक्सटेंशन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के दरमियान में एक एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। कुछ नाड़े उधर से निकलती हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। यूजुअली हमारी बॉडी में ज्यादा नर्व्स जो स्प्रेडेड हैं वो स्पाइनल नर्व है, यानी कि हमारी स्पाइन से निकलने वाली नाड़े। उनके दब जाने की ज्यादातर रीजन होती है मोरों का दब जाना, या मोरों में खला का कम हो जाना, या मोरों में पड़ी हुई डिस्क हिल जाना, जिससे वो आपकी नाड़ों को दबाना शुरू कर देती है। और जब ऐसी जगहों पे नाड़ें दबती हैं तो सबसे मेनली जो कंप्लेन आपको आती है वो सुन्न हो जाना, हाथों पाँव में चूंटियों का चलना महसूस होना, सेंसेशन का लॉस हो जाना, फिर एक तेज शूटिंग दर्द आना, ऐसे जैसे आग लग गई किसी जगह पे, बर्निंग सी। आपको पेशेंट कहेगा मुझे ऐसी दर्द हो रही है, ऐसे लगता है जल रहा है मेरा पाँव, जल रहा है मेरा हाथ, जल रहा है, वो बर्निंग सी सेंसेशन आ रही होती है। फिर कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं नर्व्स को चेक करने के लिए। कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं और कुछ हम लोग MRIs और नर्व कंडक्शन टेस्ट भी होते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उन टेस्ट पे जाया जा सकता है। फिजिकली हम लोग वैसे क्लिनिक में या वो टेस्ट कर लेते हैं उन नर्व को। अगर तो वो नर्व्स खिंच रही होती हैं उस स्पेसिफिक टेस्ट में और पेशेंट पेन कंप्लेन करता है तो फॉर श्योर उसकी नर्व इम्पेंज है। तो हम लोगों ने उसको रिलीज करना है नर्व को, और जैसे वो रिलीज होती है पेशेंट कंफर्टेबल होता है। और दूसरा मायदा कहा जाता है कि कुव्वत हाफजा जो है वो भी मुतासर होता है एसाबी कमजोरी की वजह से, ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, ये भी होता है, ये भी मतलब फैक्टर है इसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, और हमारी मजमूई अगर सेहत की बारे में बात की जाए, ओवरऑल हमारी सेहत पे क्या असरात होते हैं अगर हम एसाबी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं? तो हमारी कितनी डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाती है? नींद डिस्टर्ब होगी आपकी, ठीक है, नींद डिस्टर्ब होगी तो आप वैसे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। काम पे चिड़चिड़ापन आना, गुस्से का बहुत ज्यादा आ जाना, ठीक है, हर थोड़ी सी चीज के बाद थक जाना कि ये मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे पेन हो रही है, मैं थक गया हूँ, मैं सोना, ओवर स्लीपिंग करना या बिल्कुल ही नींद ना आना, सारी रात जागते रहना, वो मेंटल डिस्टर्बेंस के साथ साथ फिर आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं दिन में उनके साथ भी आपका एक मूड का जो है वो ऑफ रहना, मतलब इसकी वजह से एंजाइटी भी हो सकती है। स्ट्रेस बहुत कॉमन है, ठीक है, अच्छा, वेरी कॉमन। और अक्सर लोगों को एंजाइटी पता नहीं होता कि उनको एंजाइटी और स्ट्रेस है, जिससे मसल एक सा रही होती है, बॉडी एक सा रहे होते हैं, ब्रेन कनेक्टेड है आपकी हर चीज से। ये सुकून में नहीं है तो कोई चीज सुकून में नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मसल एक्स को हम बाहर से तो ठीक कर सकते हैं अगर ये ठीक नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं क्रॉनिक पेन में, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं हूँ, मुझे एक जगह पे पेन है, क्रॉनिक पेन में रह के और मुझे उसका कोई इलाज समझ नहीं आ रहा है, या वक्ती तौर पे मैं इम्प्रूव होती हूँ और दर्द फिर होनी शुरू हो जाती है, तो वो क्रॉनिक पेन में रह के इंसान स्ट्रेस में चला जाता है कि यार ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, इसको क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है, ये कब ठीक होगा, मैं अपना काम नहीं कर पा रही, मैं अपना काम नहीं कर पा, वो कॉन्स्टेंटली आपके सर पे सवार हो जाती हैं चीजें, और वो भी आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करती है। तो आपको पेन्स, क्रॉनिक पेन रहने से भी स्ट्रेस हो सकती है। That is also तो फिर इसका मायदा इलाज क्या है? क्या थेरेपीज ही इसका इलाज है या हम लोग मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी कंडीशन और एज के अकॉर्डिंगली। अच्छा, हम सबसे पहले तो कोशिश ये करते हैं कि मेडिकेशंस की जरूरत ना पड़े पेशेंट को, हम लोग फिजिकली ही उसको इम्प्रूव कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड नहीं होते, हम बिना मेडिसिन के उनका ट्रीट करते हैं क्लिनिक पे, ना उन्हें सर्जरी रिकमेंड करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको कुछ डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की हुई होती हैं, स्टिल हम फिजिकली उनको करते हैं तो उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। बट देयर आर फ्यू कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो बहुत सवेयर पेन में है। अब एक मरीज बहुत पेन में, वो मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा, तो मैं ट्रीट कैसे करूंगी? तो उस सिचुएशन में वी डू रिकमेंड कि आप मेडिकेशंस ले सकते हैं, ठीक है, तो बट नॉट इन मेजॉरिटी केसेस, इट्स लाइक 70-30, ठीक है, 70% ओनली विद द फिजिकल एक्टिविटी एंड एवरीथिंग यू कैन इम्प्रूव। बहुत क्रॉनिक केसेस में एट टाइम्स मेडिसिन जरूरी होती है, बट प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप सारी जिंदगी दर्द की दवाई नहीं खा सकते, ठीक है। क्या मायदा थेरेपी के हमें बताइएगा कितने सेशंस होते हैं और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं?
अच्छा, जो थेरेपी के सेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, हर पेशेंट के डिफरेंट होते हैं। Okay. अगर एक स्पैज्म का पेशेंट आता है जिसका पट्टा आमतौर पे खिंचा हुआ है, वो 2-3 सेशंस के अंदर भी रिलीफ कर जाता है। तो किसी की नर्व इंट्रैपमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा है, दैट वेरीज फ्रॉम 8 सेशन से 10 सेशन, मैक्सिमम 15 सेशन तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो ये नंबर ऑफ सेशंस वेरिएशन है। अच्छा, अब जहाँ एडवर्स इफेक्ट्स की बात है, वैसे तो फिजिकल एक्टिविटी का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, बट अब ऑब्वियसली मुझे आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, या मुझे आदत नहीं है बहुत चलने की। जब पहली दफा मैं चलूंगी या एक्सरसाइज करूंगी तो नेक्स्ट डे मैं खलियां पड़ गई बॉडी में, ऐसा कंप्लेन करूंगी। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, बहुत ही अगर किसी को एडवर्स इफेक्ट आए तो ये होता है कि खलियां पड़ जाने वाली कैफियत। ठीक है जी, मायदा ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्व इश्यूज के बारे में हम बात करते हैं। मायदा, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी जनाब कुछ टॉपिक्स हैं आपके लिए जिन पर हमें डिस्कशन करनी है। वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और ये हमारा सेगमेंट जो है आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से है। और आपको पता है कि इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात ऐसे मेहमानों से करवाते हैं जिनको खुदा ने कुछ खुदादाद सलाहियतों से नवाजा होता है। और जागो लाहौर की कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि हर इंसान को अपना मेहमान बनाए, उसको जिसमें कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होता है, ताकि पाकिस्तान में जो छुपा हुआ टैलेंट है वो दुनिया के सामने आए और हकदारों को उनका हक भी मिल सके। तो आज हम जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो इतने शानदार आर्टिस्ट हैं, आप कह सकते हैं कि जब मैं उनका काम देखा मैंने तो मैं हैरान होकर रह गई कि खुदा ने इंसान को कैसे कैसे टैलेंट से नवाज रखा है। आर्टिस्ट हैं, पेंटर भी हैं, स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं और खताती इतनी खूबसूरत अंदाज में करते हैं और कुरानी आयात ऐसे खूबसूरत अंदाज में तहरीर करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। तो चलिए उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ गपशप भी करते हैं और उनकी फ़न करियर के हवाले से उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुज़ैमा अयाज है, कैलीग्राफर है। खुज़ैमा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो इस चैनल का शुक्रिया जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मेरे उस्तादों का शुक्रिया, सर राय रिजवान, सर सैयद खालिद, जिन्होंने मेरे पे मेहनत की। जी। दूसरा खुज़ैमा, अगर स्टार्ट करें तो कैलीग्राफी एक बड़ा मुश्किल कहा जाता है कि फ़न ही इसको बोल दें, तो कब से स्टार्ट किया? बहुत शौक था बचपन से ही इस चीज़ का? कैलीग्राफी का जो स्टार्ट मैंने लिया था वो 1 साल पहले। अच्छा। इस काम में मैं जो से ना वो शुरू हुआ, और ये एक ऐसी सलाहियत है कि जो मुसव्वरी है, जो फ़न है, वो अल्लाह ताला जो है वो खुद मुसव्वर है, वो क्रिएट करता है चीज़ों को। तो जब अल्लाह किसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो वो अपनी सिफ्त किसी को दे देता है, जैसे वो रहमान है और लोग भी रहम करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की अता है कि उसने मुझे ये चीज़ अता की। अच्छा, और अभी तक कितने आप अपने जो है वो आर्ट, ये कैलीग्राफी आर्ट जो है वो बना चुके हो? कितनी तादाद हो चुकी है? 50+ जो है मेरी आर्ट पीस जो है मैंने बनाए हैं। अच्छा। और डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट स्टाइल्स के साथ मैंने काम किया है, रंगों के हवाले से, क्योंकि मैं रंग में कैलीग्राफी करता हूँ, कलर्स में करता हूँ काम, आयत को कलर्स में लिखता हूँ, जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया के रंग बनाए हुए हैं। और अगर वो काला रंग रात का ना बनाता तो उसमें तारीकी और उसमें वो हिजाब ना होता। बिल्कुल ऐसे। तो रंग अपने अंदर एक मायने रखते हैं, और उन्हीं रंगों के साथ मैं भी काम करता हूँ। तो आपने बताया कि आपने 1 साल पहले स्टार्ट किया था इसको, तो क्या 1 साल पहले ही इसका शौक आया था या इससे पहले इंस्पिरेशन थी और सोच में था कि मैंने इस साइड पर जाना है? सोच में तो पहले नहीं था, ये ऐसे ही है कि एक साथ ही एक ही बार अच्छा ये मैंने शुरू किया। तो कोई इंस्पिरेशन बनी जिसको देखा और फिर? अब बहुत से आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जो नाम हैं, अच्छा, तो उनको देख के, उनका काम देख के तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा है। और दूसरा कहा जाता है कि खताती करने वालों की जो हैंड राइटिंग है खुज़ैमा, वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, तभी कोई एक शाहकार जो पीस है वो बनकर सामने आता है। तो ये मुत्तफिक हैं आप इससे, हैंड राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए? बिल्कुल इसी तरीके से है, हैंड राइटिंग भी खूबसूरत होनी चाहिए। और इंसान का जो हुब है, जो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक है, जब उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक बन जाएगा तो वो कलम खुद नहीं चला रहा, वो मालिक चलवा रहा है उसके साथ। तो ये अल्लाह की अता है, वो जिससे जो काम लेना चाहिए। और हैंड राइटिंग के अलावा भी कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए इसके हवाले से? आर्टिस्ट में सिर्फ सोच होनी चाहिए। अच्छा। वो उसको मटेरियलिस्टिक नहीं होता आर्टिस्ट, उसको मटेरियल्स की और उसको चीज़ों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जो तख्लीक कारी है, जो उसका जहन है, तो वो जो है वो किसी भी फन पारे को वो बना सकता है, वो या किसी भी चीज़ को एक आर्ट की शक्ल दे सकता है। वो सिर्फ सोच होनी चाहिए।
तो आपको एक ये आर्ट पीस बनाते हुए कितना टाइम लगता है? कुछ आर्ट पीस जो है वो एक रात में भी बन जाते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड मैंने तैयार किया अच्छा। और ये एक रात में मैंने तैयार किया। ठीक है। ठीक है, और कुछ आर्ट पीस जो है वो एक इसको उठा के दिखाइएगा कि अभी ये इनकम्प्लीट है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, और ये अभी हम आप लोगों के सामने खुजैमा को कहेंगे भी कि ये कंप्लीट करके भी हमें दिखाइए। और ये अभी सिर्फ एक रात में आपने खुजैमा बनाया है? जी, ये इस पे बैकग्राउंड तैयार है। अच्छा। और इस पे ग्रीन रंग जो है, सुकून का रंग है जो, वो इस पे लगा हुआ है, और लाल से हम इस पे लिखेंगे, फिर लाल की डेफिनेशन में बाद में लिखने के बाद। ठीक है खुजैमा, आप साथ साथ हमें इसकी जो आउटलाइन है या जो भी इसका कुछ रह गया है वो भी करते हुए दिखाइए, और साथ साथ हम आपसे बात भी करते रहेंगे। तो खुजैमा, इसमें आप किस तरह के कलर्स जो है वो यूज करते हैं? इसमें डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट जो है वो मीडियम यूज़ होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, और मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा विब्रेंट कलर्स हों उसमें, विब्रेंट कलर्स हों, मैं उनमें काम करता हूँ। लाइट कलर्स में मैं काम अब बहुत कम करता हूँ। अच्छा खुजैमा, ये मुकम्मल हो गया? हाँ जी, ये दिखाइए हमें। ये जनाब वो जो हाफ डन आर्ट पीस लेकर आए थे, अब उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे ही और उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। ये असल में मैंने ग्रीन रंग डाला है, ठीक है, जो सुकून का रंग है, और ये लाल रंग है जो इस्तराब का रंग है, और जो वहशत का रंग है, अच्छा, जो जुनून का रंग है। हाँ। अल्लाह नूरुल समावात वल अर्द, यानी अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। तो वो जब अपनी नूर की तजल्ली जब वो फेंकता है, तो जैसे तूर पहाड़ को उसने जला के राख कर दिया, तो ये वो इस्तराब का रंग है। अच्छा। और ये जहाँ पे नूर पड़ता है तो वहाँ पे रक्स करना शुरू हो जाते हैं। नमी दानम, जैसे मौलाना रूमी ने और हाफिज शराजी ने रक्स किया, तो ये अल्फाज वो हैं जो रक्स करते नजर आते हैं। ये अल्लाह के नूर की तजल्ली। जी, बहुत ही खूबसूरत खुजैमा आपने बनाया भी है और इसको तफसीलन बताया भी है हमें। दूसरा, मुझे खुजैमा बताइए, कोई खताती का वो कौन सा आपका अभी तक ऐसा नमूना हो जिसको बनाकर आपको बहुत ही फख्र महसूस हुआ? बेशक आपके सारे ही नमूने जो बहुत बेहतरीन है, पर्सनली मुझे जो पसंद है, फेवरेट जो है, बहुत फेवरेट है वो वाला पीस जो वहाँ अच्छा। पे लगा हुआ है, बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा। बिस्म के ऊपर लाल रंग है, जैसे बिस्म शुरू और कुन शुरू। हाँ। जब एकदम कोई चीज़ शुरू होती है तो वो तबाही, जैसे एकदम कुन कहा ना हाँ। अल्लाह ने कायनात की तख्लीक की, तो वो जब चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं तो वो देखने वाला परेशान हो जाता है। तो ये शुरू में परेशान किया और फिर बाद में ग्रीन रंग के साथ सुकून, उसको अल्लाह और रहमान रहीम जो लिखा है वो तो सुकून। अगर इसमें देखा जाए तो खुजैमा, कौन से कलर्स जो हैं वो आपने यूज किए हैं और इसको कितना दिन लगे हैं आपको बनाते हुए? ये एक रात का ही पीस है। ये भी, अच्छा। हाँ जी, और ये इसमें इंक यूज हुई है, इंक डिफरेंट यूज इंक हुई है। जी। ठीक है, तो इसमें जो आप ये टूल्स वगैरह भी यूज करते हो वो भी क्या स्पेसिफिक होते हैं या मार्केट से आसानी से अवेलेबल हैं? इसमें एक ये कलम होती है, ये इजीली अवेलेबल है, ये बम्बू स्टिक की होती है या काने की, आप कह रहे हैं बांस की। ठीक है, इसके साथ काम होता है, और इंक के साथ होता है, वो भी इजीली मिल जाती है। और ये जो खुजैमा आपने ये बनाया है, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन भी है और खूबसूरत आपने इसको बनाया भी है। इसके बारे में हमें बताइएगा, ये कब बनाया आपने और इसके कलर्स के बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स डाले हैं। ठीक है, जैसे हर रंग ही अलग है। हाँ। ठीक है, हर रंग ही उसका है, तो इसमें मुख्तलिफ रंग मैंने इस्तेमाल किया। नीला सुकून का रंग इस्तेमाल किया है, ग्रीन जो है वो मैंने इस्तेमाल किया, येलो रंग, और फिर बीच में मैंने बिस्म और अल्लाह के ऊपर जो है वो गोल्ड लीफ लगाया है। ये अच्छा। लीफ है। हाँ, ठीक है, और इसको यहाँ से स्क्रैप किया हुआ है, यानी जैसे ये इसका जो टेक्सचर है, जैसे एक इस्तराब क्रिएट वो कर रहा है, वो एक तूफान बना रहा है। हाँ। तो इसको नीचे से स्क्रैप करके वो मैंने एक तूफान का जो है पूरा बना दिया। इसको कितनी देर लगी बनाते हुए? इसको 3 दिन लगे। 3 दिन लगे हैं। और अभी रिसेंटली आपने एग्जीबिशन भी की अपने नमूनों की, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों ने कैसा जो है वो रिस्पॉन्स? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, क्योंकि ये आर्ट पीस है ही ऐसा, ये जब आप किसी अच्छे आर्ट पीस को देखते हैं तो जो स्पेसिफिक एक माइंड की एक वो ब्लड फ्लो होता है वो 10% इंक्रीज कर देता है। तो लोग इसको देख के खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं, बताती रहती हैं, और अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ठीक है जी, खुजैमा अयाज हमारे साथ मौजूद है, कैलीग्राफर हैं। खुजैमा, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही खूबसूरत जो नमूने हैं आपने बनाए हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे की जर्नी के लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं माशरे से जुड़े मसाइल की। तो हमारी सोसाइटी में जब कोई वाकया पेश आता है तो उसको कुछ दिन बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, मीडिया पर भी उस चीज़ की बात हो रही होती है, सिविल सोसाइटी भी आवाज़ उठा रही होती है उसके मुतालिक, लेकिन कुछ दिन बाद फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं और वो वाकया और उससे जो जुड़े हुए हकाइक होते हैं वो फरामोश कर दिए जाते हैं और फिर कोई दूसरा वाकया रूनुमा होता है। तो ये साइकिल फिर उसी तरह रिपीट होता है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं किए जाते और अक्सर औकात ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है और ऐसी सूरत हाल से नाजायज़ लोग भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। चूंकि इलाके में हमने देखा कि माँ बेटी से ज्यादती के हकीकी वाक़े के बाद पुलिस ने इस नौयत के मुकदमात का इंदराज शुरू किया था। आईजी पंजाब की तरफ से ये अहकामात दिए गए थे कि खातून की तरफ से थाने में मुकदमे के लिए कोई भी दरखास्त आए तो उस पर फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए और पुलिस के मुताबिक इस मामले में पेशावर खवातीन फ़ायदा इस वक्त उठा रही हैं और मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी के बाद ब्लैकमेल करने के लिए मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। तफ्तीश बाद में की जाए। चुनाचा गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादती के 28 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये सारा मामला है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर हैं वकार कुरैशी साहब हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लाहौर में हम देख रहे हैं कि 5 दिनों में जो एदाद शुमार सामने आए हैं वो ज्यादती के 28 मुकदमात दर्ज हुए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? हम देख रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान के वाक़े के बाद पुलिस बहुत मुतहरिक भी हमें नजर आ रही है, इसके बारे में कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है, तो फिर इतने वाक़यात क्यों रूनुमा हुए हैं? देखें जी, ये बेसिकली तो वुमेन हरासमेंट जो है ये बहुत अरसे से बड़ा पुराना एक एलिमेंट है सोसाइटी का। इसमें आप अगर पुरानी सर्वे रिपोर्ट्स और जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स पढ़ें सोसाइटी के हवाले से तो आप जानेंगी कि ये बहुत कदीम है। इसमें लाहौर में प्रेजेंटली जो विजिल एक एक्सरसाइज किया गया है वो इस वजह से है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत इस पे स्ट्रेस किया कि अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं, जिस तरह ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनके हवाले से जो है ना प्रोटेक्टिव मेजर्स ली जाएँ, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। फिर एक जो सोसाइटी का चेहरा बेनकाब हुआ है ये मीनार पाकिस्तान के इंसिडेंट के बाद, तो सोसाइटी एज अ होल इस पे सेंसिटाइज हुई है कि हमें ये एक्शंस लेने चाहिए। 2018 की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था चंद दिन पहले, डॉन न्यूज़ ने उसमें रिसर्च एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की थी कि सिर्फ 16% ख़वातीन जो हरास होती हैं वो रिपोर्ट करती हैं। बिल्कुल 80+ % जो है ना वो ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती है और उनमें से भी जो 70% फीमेल्स हैं उनको ये परसुएट किया जाता है कि आप इसको परसू ना करें। तो ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। प्रेजेंटली जो है इसको क्योंकि विगोरसली फॉलो किया जा रहा है, पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन इसको खुद टेकअप कर रही है कि अगर विक्टिम जो है वो फियरफुल है इस चीज़ से तो भी जो स्टेट है वो उसका साथ दे और उसको प्रोसिक्यूट करे। इसी वजह से इसके इंदराजात में भी इजाफा हो रहा है। सिर्फ पिछले 5 दिन की नहीं बात, ये अगस्त के महीने का अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो 15 पे 700 कॉल्स वसूल हुई हैं हरासमेंट ऑफ फीमेल्स की, जिसमें से 50 जो हैं रजिस्टर हुई हैं और बाकी जो है ना अदरवाइज़ जो कंप्लेनेंट की रजामंदी से जिन्होंने फॉलो नहीं करना चाहा वो उस तरह के केसेस हैं। इसमें फॉल्स रिपोर्ट्स भी होती हैं, वो भी हमें सिफ्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस कर रही है। ठीक है मुदस्सिर, आप हमें बताइएगा, आप अपनी स्टोरी के बारे में, आपने इस स्टोरी को कवर भी किया है, उसमें कितने इदाद शुमार थे मुकदमात के, कितने इंदराज हुए और कितने पे कार्रवाई शुरू हुई थी? जी बिल्कुल, जैसे चूंग का वाक़या है ये तो एक हकीकी वाक़या है और सच्चा वाक़या है। आप उन ख़वातीन से मिले, मैं उनसे मिला हूँ। जब मैं उनसे मिला तो वो बात ही नहीं कर सकती, इतना उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है कि वो बात करने के काबिल ही नहीं है। उनसे आप बात करते हैं तो वो दोनों ख़वातीन रोना शुरू कर देती हैं। वो एक जेन्युइन वाक़या था, ठीक है। उसके बाद देखें ना कि उसके बाद क्या हुआ कि आईजी ने हुक्म दिया कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो भी वाक़या हो उस पर फौरी मुकदमा दर्ज हो। ग्रेटर कबाल पार का वाक़या आ गया, उसके बाद ये आ गया सेकंड। लाहौर पुलिस के लिए एक प्रेशराइज था, पंजाब पुलिस प्रेशराइज थी कि यके बाद दिगरे वाक़यात हो रहे हैं। तो उसके बाद आईजी ने हुक्म दिया है कि इस पे जो है ना वो FIR दर्ज। उसमें क्या हुआ कि जो पेशावर ख़वातीन हैं, अच्छा, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाना शुरू कर दी। अब इस पे DIG इन्वेस्टिगेशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने इस बात की बताया है कि गड़ी शो में एक खतून फातिमा है, उसने मुकदमा दर्ज करवाया, ठीक है। और वो जो मुकदमा बाद में तफ्तीश में वो झूठी साबित हुई, पता चला कि वो जो खतून है वो अब तक 8 मुकदमा दर्ज करवा चुकी है,
ठीक है। और उसके अलावा रायवन सिटी में भी इस तरह एक खतून ने मुकदमा दर्ज करवाया कि मुझे नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। अच्छा। वही पता चला कि वो पैसे लेने के लिए ब्लैकमेल कर रही है और वो भी पेशावर है। तो ये जो जेन्युइन वाक़यात है ना, उनके साथ ही ये जो पेशावर ख़वातीन हैं वो भी इसमें टपक पड़ी हैं पैसे कमाने के लिए। अब देखें कि कुछ मुकदमात ऐसे दर्ज हो रहे हैं जो 1.5 साल पहले वाक़या हुआ है, 3 साल पहले वाक़या हुआ है। अब वो जो है ना वुमन जो सेल बना है, सर उसके बारे में बेहतर बता सकेंगे, वो जो है उस पर वो कंप्लेंट करती हैं, फौरी मुकदमा दर्ज होता है। अब या तो पुलिस थोड़ा सा इसमें तब्दीली करे, ठीक है, तब्दीली ये करे कि FIR दर्ज कर रहे, फौरी गिरफ्तार, जो बंदे को हरास में न रहे, गिरफ्तार न करे जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो। अदरवाइज ये जो पेशावर खवातीन है ये तो फिर ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगी, ब्लैकमेल करेंगी, लोग शहरी जो है परेशान होंगे और सारी चीज़ें। और जो इसमें किसी आम शरीफ शहरी को भी परेशान किया जा सकता है पैसे लेने के लिए। जो आम शरीफ शहरी है वो ज़्यादा ब्लैकमेल होता है बाकी लोगों की निस्बत। ये मैं इस पर कहना चाह रहा हूँ कि ये इसी पर मैंने स्टोरी किया और बिल्कुल इसको बड़ा सराहा भी गया है कि बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो मौके की मुनासबत से जिस तरह एक शरीफ ख़वातीन जो जेन्युइन वाक़या हैं उसको तो हम बिल्कुल, जैसे चूंक का है, ग्रेटर इकबाल पार्क का, अब देखें उसके साथ जो लड़कों ने जो है उसको छाला है, उसके शिद्दत किया है, उसको हम मज़ामत करती हैं, पूरी सोसाइटी मज़ामत कर रही है इस पर। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर जो है ना मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा पुलिस वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे आप बताइएगा क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा, तफ्तीश कैसे की जाएगी कि ये जेन्युइन केसेस हैं और ये जो है वो मनफी अनासर जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं? ये एक प्रिजम्पशन के कुछ लोग जो है फॉल्स रिपोर्ट्स करते हैं, इस पे हम ये नहीं कर सकते कि हम रिपोर्ट्स को दर्ज ना करें। अच्छा। इन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि इन्वेस्टिगेशन में जो है हम इनिशियली देख लें कि आया उसका चार्ज जो है ना फॉल्स है या नहीं है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम एक्यूज़्ड को ट्रीट करें। उसका अरेस्ट जो है हम पोस्टपोन कर सकते हैं, एविडेंस पहले कलेक्ट कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली एक्शन कर सकते हैं। ये दुरुस्त बात है, मगर एक चीज़ और भी दुरुस्त है कि हर एक को पता है कि फीमेल्स एंड चिल्ड्रन दे आर वल्नरेबल इन दिस सोसाइटी। तो हम ये नहीं कर सकते कि महज इस प्रिजम्पशन पे कि चंद एक झूठे लोग हैं हम उनका मुकदमा दर्ज ना करें। हम इसी प्रिजम्पशन पे जाएंगे कि जो खातून कह रही है और जो बच्चा कह रहा है वो सच कह रहा है, हम उसे दर्ज करेंगे। हाँ, जो एक्यूज्ड के राइट्स हैं वो एज़ पर लॉ देंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, एविडेंस पहले कलेक्ट करेंगे। अगर वो इनोसेंट हुआ तो अगर फॉल्स चार्ज वाली खातून है तो हम उसके भी अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई वो कर सकते हैं। सर मैं इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो पेशावर खतून है उनके मुकदमात एक नहीं होता, वो पहले भी 4, 5, 7, 8 दर्ज करवा चुकी हैं, जैसे फातिमा ने करवाया। ठीक है, अब सर उनको कैटेगरीज करें, उनकी कैटेगरी बनाएं कि ये कौन कौन सी खवातीन हैं जो बार बार ज्यादती की 376 के मुकदमा दर्ज करवाती हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। आपको पता चल जाएगा। वैसे भी पुलिस वालों को देखते ही पता चल जाता है, अब हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये खतून कैसी है। ऐसे पुलिस वालों तो दिन का इनका डेली का काम है, इनको तो फौरी पता चल जाता है कि ये खतून का थाने में आना जाना होता है। उनकी लिस्ट बनाएं, उनके मुकदमात को डिले करें या उनकी पहले तफ्तीश कर लें, बाद में मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि उनका तो काम ही है। दूसरा, वायलेंस सेल पे जो भी खवातीन जाए और जिस तरह की जाए उनका भी वहाँ पे डेटा होना मौजूद होना चाहिए, उसको वेरीफाई करने के बाद मुकदमा दर्ज करें, और ताकि ये जो एक पेशावर खवातीन है उनके मुकदमात को रोका जाए और जिससे जो जेन्युइन खवातीन है उनका भी नुकसान हो। दूसरा सर हमें बताइएगा, ये जो ऐप की बात करें, मुदस्सिर वुमेन प्रोटेक्शन ऐप, ये किस तरह काम करेगी? मतलब इसके थ्रू क्या खवातीन को थाने नहीं आना पड़ेगा मुकदमा दर्ज कराने? फॉर एग्जांपल कोई भी वुमेन अगर कंप्लेंट करवाना चाहती है, ये सिंपल एक ऐप है, डाउनलोड की जा सकती है प्ले स्टोर से। उसमें ये है कि अगर हरासमेंट फील करती है या कोई सस्पिशियस ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसको रिपोर्ट करना चाहती है फीमेल, तो ये एक सिंपल गूगल जो GPS लोकेशनिंग सिस्टम है, जिसे हम गूगल लोकेशन भेजते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है। तो जब उस पे जो पैनिक बटन जो डिस्ट्रेस कॉल देगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि सर्टेन, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो वो डिस्ट्रेस जो कॉल है उस पे लोकेशन भी आ जाएगी, तो उस लोकेशन पे पुलिस जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेगी। और सर्टेनली क्योंकि उस पर उसका मुतल्लिका फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, तो उससे रब्ता भी किया जा सकता है और हेल्प भी की जा सकती है। बड़ी सिंपल ऐप है ये। जो मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं, क्योंकि रिसेंटली ये जो है बिल्ट ऐप है, अभी चंद दिन ही हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको पब्लिसाइज किया जाएगा और लोगों को पता भी ज़्यादा चलेगा। और दूसरा सर मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ कि इसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। जैसे देखें ना, खवातीन के वहाँ पे इश्तिहार लगाने की ज़रूरत है, कैंपेन करने की प्रॉपर एक ज़रूरत है ताकि लोगों तक सड़कों में खड़े होकर पुलिस भी गए, थानों में भी होना चाहिए। थानों में तो खवातीन बहुत कम आती हैं, लेकिन यहाँ पे खवातीन जाती हैं शॉपिंग मॉल में,
वहाँ पे ये ऐप बताने की ज़रूरत है कि ये ऐप है, ये सारी चीज़ें, और डाउनलोड कैसे करना है वो भी सारी चीज़ ये बताने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ख़वातीन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आम ख़वातीन तो वो कहती हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह चलानी तरह है, और ये क्या। काम कैसे करेगी। दूसरा सर, रिस्पांस टाइम के बारे में पूछ रही थी, क्या है अगर कोई कंप्लेन करवाती है इसके थ्रू, इस ऐप के थ्रू कोई खातून, तो पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस टाइम होगा? हाई रिस्पांस टाइम प्रायोरिटी इसको दी गई है कि अगर ऐसी कोई कॉल रिसीव हो तो अब तो बहुत ज़्यादा जनरल क्राइम से बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के तहत पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है, और डिस्ट्रेस कॉल है, इसमें होना भी चाहिए। जनरली भी लाहौर पुलिस का रिस्पांस टाइम दूसरे क्राइम्स में भी बेहतर है, बट दिस इज़ वेरी सेंसिटिव इशू। इसमें अब जो है ना सेंसिटाइज भी हो चुकी है पुलिस, और रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर है। बेहतर कर दिया भी जाएगा। और कौन कौन से और जो है महकमे वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? इसमें जनरली तो पुलिस क्रिमिनल जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है उस हद तक इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ जो है जस्टिस सिस्टम के अलावा एज सच दूसरा कोई डायरेक्टली महकमा तो इससे वाबस्ता नहीं होता, क्योंकि हरासमेंट हो गया, वायलेंस हो गया, डिस्टर्बिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ फीमेल, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। तो इसमें जाहिर है जस्टिस सिस्टम जो कि इन्वेस्टिगेशन से इनिशिएट होता है वही इन्वॉल्व है प्राइमरीली। तो जैसे इसमें मैं एक ये बात अर्ज करना, इसमें लाज कौन से लगेंगे, यानी अच्छा। दफात कौन सी लगेंगी, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। जिसके साथ जाती होगी वो तो आ जाएगा ना मेडिकल में सारी ठीक है, ठीक चीज़ें। है। बाकी जो हरासमेंट में वो ला बहुत कमज़ोर है, इसमें मुलजमान को जो है वो इस वाले से सर थोड़ा कवानीन इसमें कमज़ोर नहीं है। बेसिकली जो 509 एक पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन है जो कि इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए फीमेल, वो उसमें चाहे कोई एग्जीबिशन से करे, चाहे वर्ड से करे, चाहे जेस्चर्स से करे, एनीवे कोई भी हरासमेंट अगर करता है तो उस पर 3 साल तक की कैद है, और ये एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप की प्रोविजन है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल एडवांसमेंट करता है या इस तरह और फिज़िकली उसकी मॉडेस्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, दैन 354 एक सेक्शन है वो भी इस पे, उसकी भी 2 साल तक की सज़ा है। और एक्चुअल जो सेक्सुअल वायलेंस है उसमें तो डेथ पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है। लॉ जो है वो कम नहीं है। 2010 में गवर्नमेंट ने एक जो है ना बिल पास किया था, एक्ट बन चुका है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट जो एक्ट है, उसमें भी हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन देने के लिए ख़वातीन को एक इंक्वायरी कमेटी और जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, जो कि मैंडेटरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। और उसमें अच्छी खासी पेनल्टीज़ हैं। फ़ीमेल जो रिपोर्ट करती है केस, उस पर बिल्कुल इंक्वायरी कमेटी वो करती है, और उस पर जो है ना उसको सज़ा भी है, जिस तरह डिसिप्लिनरी पनिशमेंट्स होती हैं। ये क्रिमिनल लायबिलिटी के अलावा ऑर्गेनाइजेशनल लायबिलिटी है, और ये इसको अंडर चेक रखना ज़रूरी है। बल्कि 2021 ही में जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी इस पे आई है कि इसको मज़ीद जो है वो एलेबोरेटिव वे में जो है वो पास करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्रिमिनल लायबिलिटी तो थी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। ये जो लायबिलिटी है डिसिप्लिनरी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एट वर्क प्लेस अगर फीमेल कोई हरासमेंट महसूस करती है तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो ब्रॉडर होनी चाहिए। अभी मायोपिक है। अच्छा, मतलब इस पे भी अभी थोड़े से काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत है। अच्छा, मेरे पास इसमें एक अहम चीज़ है कि जो हरासमेंट की कोई गलत खवातीन जो शिकायत करती ठीक है, उसके मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो गलत FIR करवाएगी या हरासमेंट की गलत कॉल करवाएगी या पर्चा दर्ज करवाएगी, वो पुलिस का भी वक्त ज़ाया करेगी, पुलिस का सोर्स भी ज़ाया करेगी, वक्त भी ज़ाया करेगी, और उनका जो पैसा है वो भी ज़ाया होगा, और दूसरे बंदे को भी वो जलील करेगी। बिल्कुल तो ऐसी है। इसकी सर मुझे बता दें कोई सज़ा आपने रखी है, या वो या 82 का कलंदरा ही है, इसके अलावा कोई चीज़ है इसके? क्रिमिनल लायबिलिटी में तो अगर फॉल्स रिपोर्ट की जो सज़ा है वो सज़ा है कि अगर क्रिमिनल जो है ना इंस्टीट्यूशन करती है खातून के फॉल्स, वो वही है जो जनरली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग की होती है, 182 के तहत जो कोर्ट को रेफरेंस होती है। जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट का जो एक्ट है 2010 का, उसमें प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर हम इनकरेज ही ना करने दें, उसको पहले ही सुना दें कि आपको सज़ा मिलेगी अगर आप झूठी हो, तो पहले अगर 16% रिपोर्ट करते हैं ये टम्बल डाउन करके तो 8% पे चले जाएगी। हाँ। तो हम उसमें पनिशमेंट ना दें। वो ठीक है, एक दफ़ा अगर कोई फॉल्स चार्ज खातून उसके तहत करती है तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी रिकॉर्डेड। सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में हर एक को पता होगा कि इसने फॉल्स चार्ज पहले भी किया है, तो सब्सिक्वेंटली वो नहीं कर सकेगी, ऑटोमेटिकली एक सोशल प्रेशर होगा। तो मेरे ख्याल में इसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं। हम अपने सोशल नॉर्म्स भी तो जानते हैं कि ख़वातीन खौफज़दा हैं, पहले ये सोसाइटी में सप्रेस्ड और अनप्रिविलेज्ड लाइफ जो गुजार रही हैं, उसमें अगर हम उनको
कंप्लेंट करने पे इनकरेज ही नहीं करेंगे, तो पहले 84% सही केसेस में भी नहीं करती, तो अब और अगर उनको सज़ा सुना देंगे तो वो और कम हो जाएंगी। तो दिस इज़ बेसिकली टायरानिक, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो करें, अगर फॉल्स रिपोर्ट करती हैं तो क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत जो लॉ है उसके तहत प्रोसिक्यूट होगा। जो ये अदरवाइज है, और अदरवाइज जो है वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि फॉल्स रिपोर्ट। बिल्कुल, ये डाटा भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए कि ये खातून कितनी दफ़ा पहले भी आकर फॉल्स रिपोर्ट करवा चुकी है और फिर उसी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। SSP ऑपरेशंस लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, वकार कुरैशी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और मुदस्सिर हुसैन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लाहौर में पिछले 5 रोज़ में 28 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और ये बहुत बड़ी रेशो है। पुलिस भी अपने हिसाब से काम कर रही है, हमें भी अपने हिसाब से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। अब उम्मीद करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा और इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते जंगी तराना है मैडम नूरजहां का, ए वतन के सजीले जवानों, वो ज़रूर सुनिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।